बात करें तो नाम किरीट पटेल। प्रॉपरली मैं बेसिकली अगर बात करूँ तो महिसागर डिस्ट्रिक्ट से छोटे से गाँव मधवास से रहने वाला हूँ, पाटीदार ज्ञाति से हूँ। और आज की बात करें तो मैं दाहोद के अंदर, यानी कि जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल है दाहोद। आज मेरा रहने का वहाँ रहने वाला हूँ। और दाहोद के पास करीबन 18 किलोमीटर दूर एक आईटीआई के अंदर मैं स्टोर कीपर की पोस्ट के ऊपर जॉब करता हुआ है। आज से लगभग अगर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर थोड़ी-सी अगर मैं मेरा खुद का अगर थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ तो मेरे परिवार में एक छोटा-सा भाई है। मेरे पिताजी यानी कि हाई स्कूल के अंदर प्रिंसिपल रहे, मेरी मदर भी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल रहे, मैं भी खुद सर्विस करता यानी कि पूरा बैकग्राउंड है। एक्चुअली सर्विस के साथ जुड़ा हुआ। अगर इस नेटवर्क मार्केट ने 2001 में जब एजुकेशन को मैंने कंप्लीट किया, तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक्चुअल में मैं करूँ क्या? मैं मेरे पास यानी कि जब मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि आप एक नौकरी ढूँढ लो, तो जब मैं नौकरी ढूँढने गया तो 8-10 हज़ार रुपए की मुझे सैलरी मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि यार ये 8-10 हज़ार में तो अपने ड्रीम कैसे पूरे होंगे, अपने सपने कैसे पूरे होंगे? इसी मैंने सर्विस तो मैं पहले से ही करना नहीं चाहता था। 2001 के अंदर सबसे पहले मैंने फील्ड के जो कदम रखा, जो मेरा एलआईसी का काम था, एलआईसी के साथ-साथ मेरे किराने की दुकान खुली। इसके बाद में 2004 के अंदर मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग आया। और उस नेटवर्क मार्केटिंग को मेरे सामने लाने वाले जो मेरे अजीब दोस्त, आज मैं आपको बात करूं कि आज मेरी ग्रेट इस बिजनेस के अंदर डाउन लाइन में से एक है, जो मेरी कहीं आज समय पहले वो मेरी अपलाइन थे, मिस्टर जिग्नेश भाई पंड्या। यानी कि उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया था, क्योंकि वो मेरा खास दोस्त था। मैं एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा दोस्त था इसलिए मैं उसको मना नहीं कर पाया। और वो उसकी अपलाइन को इसीलिए मना नहीं कर पाया था, क्योंकि उनको जो देने वाला इंसान था वो उसको मामा जी थे। तो 2004 के अंदर हमने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में हमने कदम रखा दोस्तों। और सबसे मैं आपको पहले बात करूं, हमारे पास कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन नहीं थी, कुछ भी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे किया जाए। 2004 से लेकर 2006 में, जब मैं 2004 में नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो सबसे पहले मैंने अपने गोल को डिसाइड किया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे क्या चीज चाहिए। मैंने सबसे पहले गोल अपने सामने रखा, क्योंकि उस वक्त मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि उस वक्त मैंने एक लाइन पढ़ी थी दोस्तों कि आपको अगर काम करना है तो आपके आपके गोल को आपको सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति आपको काम नहीं करवाएगी, आपका गोल आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो मैंने सबसे पहले मेरा गोल रखा, और गोल वही था कि मुझे फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए। 2004 की बात कर रहा हूं मैं। जब मैंने मेरे पिताजी को बोला कि अपने घर के अंदर एक फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए, तो पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया था, आपको किसी भी कीमत के ऊपर हम गाड़ी लाके नहीं देंगे। उस वक्त मेरे गांव में मुश्किल से दो चार लोगों के पास गाड़ियां थी। तो दोस्तों मेरा उस वक्त मैंने जो ड्रीम बनाया था कि मुझे फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए, और उस गाड़ी का जो गोल बना, उस गाड़ी के गोल ने मुझे काम करवाया। आपको डेफिनेटली अगर बात करूं तो 2004 में जब मैंने उस नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा, जब मेरी पहली इनकम जब उस वक्त आई थी, पहला चेक जो मेरा था 3600 रुपए का था, दूसरा चेक था वो मेरा 14,000 रुपए का, तीसरा चेक मेरा 32,000 का था, और जो चौथा जो मेरा पे आउट आया था उस वक्त 51,365 रुपए का था। 4 पे आउट आने के बाद मेरा जो ड्रीम था वो मैंने साकार किया। आने की पहली फोर व्हीलर गाड़ी अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से ली थी 2005 के अंदर, अक्टूबर 2005 के अंदर ली थी। और जब मैं गाड़ी लाया था तब मुझे चलाना भी नहीं आती थी दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी, जर्नी मेरी वहां से स्टार्ट हुई। 2006, 2007, 2008 के बाद कुछ परिस्थितियां मेरे साथ ऐसी हुई, 2008 से लेकर 2014 तक मेरे लिए वो संघर्ष का समय रहा। यानी कि 2008 से लेकर 2014 तक मुझे ऐसे-ऐसे दौर से गुजरना पड़ा, ऐसे-ऐसे समय से मुझे गुजरना पड़ा दोस्तों। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ कि जो फ़ोर व्हीलर गाड़ी में जिस नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने ली थी, तो 2012 के अंदर भी ऐसा समय आया कि पुलिस वाले घर पे भी आके गाड़ी उठा के ले गए। यानी कि मैं उसके हफ्ते भी नहीं पे कर पा रहा था। लेकिन कहते थे कि मेरे पास यानी कि मतलब कि अगर पैसा नहीं था, लेकिन एक एक्सपीरियंस तो मैंने ज़रूर बढ़ा दिया था कि कहीं न कहीं भगवान से सिर्फ मैं मंदिर में जाता था, सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे खाली एक ही बार मौका दे दे, बाकी तो सब मैं निपट लूँगा। लेकिन एक बार मुझे कोई एक अच्छी कंपनी में काम करने का मौका दे दे। अगर एक बार मुझे अगर मौका दे दिया, तो बाकी तो सब मैं निपटने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास उस टाइम तक मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग से आ चुका था, कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था। एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत थी, और दोस्तों थैंक्स करना चाहूँगा 2014 के अंदर मुझे वेस्टेज मिला। और इस वेस्टेज को देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर दिलीप भाई गोहिल। अचानक उसको रात को 10 बजे मेरे ऊपर कॉल आया और उन्होंने बोला
कि सर क्या आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में, कुछ प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करोगे? सिर्फ मैंने तो पहले मना कर दिया क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इतना परेशान हो गया था, मेरे घर वाले इतने परेशान थे, मेरे बच्चे भी इतने परेशान थे, मेरा फैमिली भी इतना परेशान था, वो नहीं चाहते थे कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करूँ क्योंकि उस वक़्त मुझे अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी, मेरी अच्छी यानी कि 9-10 हज़ार रुपया सैलरी थी और वो चाहते थे कि अभी आपके पास सैलरी आ रही है, उस सैलरी से आप अपना गुज़ारा चलाओ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी फालतू कंपनियों का काम अब आपको करना नहीं है, क्योंकि आपने मार्केट के अंदर बहुत बड़ा आपका नाम भी खराब कर दिया था दोस्तों। एक्चुअल में मेरे यानी कि नाम खराब करने की वजह मतलब ये नहीं था कि हमने कोई गलत काम किया था किसी के साथ। लेकिन 2-4 कंपनियां बदलने की वजह से लोगों का भरोसा हमसे निकल गया था। मतलब कि लोगों का भरोसा हमसे हट गया था। ये तो फालतू लोग हैं, ये तो करते रहते हैं ऐसा काम करते। तो दोस्तों कहीं न कहीं 2014 में हमने फिर से वेस्टिज को करने का मौका मिला। वेस्टिज सिस्टम को हमने फॉलो किया और दोस्तों बात करूँ जब हमने वेस्टिज के साथ अब काम करना स्टार्ट किया। पहले महीने की अगर थोड़ी-सी आपको बात करूँ कि जब मैंने कुछ प्रोडक्ट मेरे घर के अंदर मैं लेके आया तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, फैमिली को भी पसंद आए, तो मुझे लगा कि कहीं इसमें कुछ हो सकता है। इसके बाद में मैंने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मेरे जो सपने जो मैंने देखे हैं, जो मैंने ड्रीम जो देखे हैं, अगर मैं यहाँ 100% अगर सिस्टम को फॉलो करूँगा तो यहाँ से मेरे सपने ज़रूर पूरे हो सकते हैं। जब मेरी अपलाइन मुझे जब प्लान बताती थी, जब अपलाइन मुझे कहती थी कि सर आपके पास क्या-क्या सपने हैं, आप अपनी डायरी में लिखिए, तब मैं उनके ऊपर देख के हँसता था कि क्या मज़ाक कर रहे हो सर, ऐसे सपने थोड़े पूरे होते हैं। वो बार-बार मेरे को बोलता था कि सर आप सपने लिखिए क्योंकि ये एक ऐसा प्लान है कि ट्रांसफॉर्म योर ड्रीम इंटू द रियलिटी। वर्ल्ड के अंदर एक ही ऐसा एक प्लान है वेस्टिज का जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है और उन्होंने मुझे कुछ लोगों को स्टेटमेंट दिखाए, कुछ लोगों के गाड़ी के मुझे फ़ोटो बताए, तब मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि यहाँ अपने ड्रीम ज़रूर साकार हो सकते हैं। मैंने प्लान को पूरा डिटेल में देखा, लेकिन आज भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज भी मैं पूरे पूरे प्लान में परफेक्ट हूँ। लेकिन फिर भी मैंने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि यहाँ अपने सपने ज़रूर पूरे हो सकते हैं। वहाँ मैंने काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, पहले महीने की इनकम की बात करूँ, केवल मात्र ₹24 का चेक आया था। जब मेरे पास ₹24 का चेक आया, तब मेरे परिवार वालों ने, लोगों ने मेरे ऊपर इतने हँसे, इतनी मेरी मज़ाक बनाई कि क्या यार ये ₹24 के लिए तू काम करेगा, जहाँ मैं सर्विस करता हूँ वहाँ हमारा 24 लोगों का स्टाफ है। जब मैंने उनको बताया देखो मैंने घर के प्रोडक्ट बदले तो मेरे पास कुछ ₹24 की इनकम आई तो लोग मेरे पर हँसे थे। कई लोग तो मुझे ये बोल रहे थे कि अगर 24 की जगह 50 चाहिए तो मेरे से ले जा लेकिन ये फालतू काम करना बंद कर दे। कई लोगों ने ऐसे मज़ाक बनाई थी क्योंकि मैं अच्छी-खासी उस वक़्त नौकरी कर रहा था, सर्विस कर रहा था, तब तक मेरी सैलरी भी 14,000 के आस-पास हो चुकी थी। जब मैंने 2014 में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत अरे जब मैंने 2014 में जब मैंने वेस्टेज मार्केटिंग की शुरुआत की, तब दोस्तों आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि मेरे जेब में उस वक़्त पैसे भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा कुछ-कुछ प्रोडक्ट को सेल करके जो भी पैसा आता था मैं उसमें लगाता था और ऐसे मैनेज करके मैंने धीरे-धीरे इस बिज़नेस को खड़ा किया और आज की अगर बात करूँ दोस्तों, जो भी मैंने सपने देखे थे, जो भी मेरे ड्रीम थे, आज मैं आपको सही मायने में बताऊँ कि मेरे पिताजी ने आज करीबन-करीबन 40 साल सर्विस करने के बाद भी उन्होंने बाइक नहीं ले पाए। लेकिन इस बिज़नेस की अगर बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, जब पहली गाड़ी मैंने 2005 के अंदर अचीव की थी अल्टो स्टैंडर्ड मॉडल जिसकी प्राइस की अगर बात करूँ तो 2,80,000 रुपया थी। इसके बाद में 10 से 12 साल तक मैंने वो गाड़ी चलाई जब मैं वेस्टेज में आया तो सबसे पहले मैंने एक ड्रीम बनाया कि मुझे मेरी पत्नी के लिए, वाइफ के लिए एक छोटी-सी स्कूटी लाके देना है। तो इसी बिज़नेस से मैंने वो एक छोटा ड्रीम पूरा किया। इसके बाद में मैंने दूसरा जो टारगेट बनाया कि अब मुझे ये पुरानी फ़ोर व्हीलर गाड़ी नहीं रखनी है, अब मुझे एक अच्छी वाली लग्ज़रियस गाड़ी लानी है। तो मैंने साढ़े 8 लाख रुपए की हुंडई की गाड़ी करीबन 2015 के अंदर जब मैं बिज़नेस में गोल्ड डायरेक्टर था तब मैंने परचेज़ की थी। इसके बाद में जब मैं इस गाड़ी को लेके आया तो शोरूम वाले को उसी दिन बोल के आया था कि अगले 2 साल के बाद इसी शोरूम से मैं और 15 लाख रुपए की गाड़ी उठाऊँगा और वो भी कई मेरे को सोचने लगा कि सर इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बात कर रहे हो? लेकिन मैंने उसको बोला था तू चिंता मत कर 2 साल के बाद फिर से मैं वापस दूसरी गाड़ी लूँगा और दोस्तों मेरा ड्रीम था, तो अभी मैंने करीबन 2 साल पहले इसी बिज़नेस के माध्यम से होंडा की डब्ल्यूआरवी टॉप मॉडल डीज़ल जिसकी प्राइस 11 लाख साढ़े 11 लाख रुपए की गाड़ी मैंने यानी कि अचीव की। तो जो मेरा जो गाड़ी का ड्रीम था वो भी मैंने पूरा किया, जो मेरा फॉरेन टूर का जो ड्रीम था वो भी मैंने यहाँ से 2 बार फॉरेन ट्रिप की और तीसरा जो मेरा बड़ा ड्रीम था एक खुद का मकान। सर को भी पता है अभी सर को भी मैंने बताया जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने बताए थे मेरे मकान के। मकान तो एक्चुअल में मेरे पास था, पिताजी ने मुझे बना के दिया था, मकान का कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था, केवल मात्र 6 साल हुए थे।
लेकिन मैं चाहता था कि अपना जो मकान हो वो अपनी चॉइस का हो, अपना जो बेडरूम हो वो अपनी चॉइस का हो, किचन अपनी चॉइस का हो, साथ में एक मीटिंग हॉल हो। आज आप देख रहे हैं जिस मीटिंग हॉल में मैं बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, आज आप देख रहे हैं कि इस मीटिंग हॉल में थोड़ा-सा मैं आपको मोबाइल घुमा के बता दूँ, एक सामने देख रहा है प्रोडक्ट डिस्प्ले भी है, सामने आप देख रहे हैं कि सारे यानी कि 25 से 50 लोगों की मीटिंग हो सकती है, पूरा प्रोजेक्टर रूम के साथ मैंने तैयार किया है। क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा एक ऐसा मकान हो कि इसमें सारी सी सारी फैसिलिटी हो। दोस्तों आज करीबन-करीबन 70 लाख से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी यानी कि मैंने इस प्रेस्टीज बिज़नेस के माध्यम से मैंने प्राप्त की है। तो ये सारे सपने मेरे पूरे हुए और ये सारे सपने कैसे पूरे हुए? क्योंकि इसमें इस बिज़नेस के अंदर ऐसा मैंने कौन-सा काम किया था जहाँ मेरे सपने पूरे हुए? तो आज मैं थोड़ा-सा उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा-सा आधा घंटे अगर मेरे पास है तो आधे घंटे के अंदर मैं आपको वो चीजें क्लियर कराऊंगा तो मैंने ऐसे कौन से काम किए तो जिस काम के मुझे इस बिजनेस के अंदर सफलता मिली। तो मैं आज यहाँ कुछ पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आपकी सफलता का राज जानना चाहते हैं कि कहाँ हमारी सफलता छिपी हुई है, तो सबसे पहले इस बिजनेस में काम क्या करना है। मैं आपको पहले आपको अगर डायरी पेन अगर आपके पास है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। सबसे पहला क्या इस बिजनेस के अंदर काम करना कि एडवाइस फॉर द सच पीपल दैट द वेस्टेज इज द सक्सेसफुल इन द बिजनेस। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर आने के बाद, जैसे कि हम बोलते हैं कि जब हम किसी नए लोगों को जब मीटिंग में इनवाइट करते हैं, जब नए लोगों को मीटिंग में इनवाइट करते हैं तो इतने इस बिजनेस को करने के लिए इतने उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ अगर आपको मान लो कि आप वेस्टीज में है, अगर आपको वेस्टीज में अगर क्राउन डायरेक्टर बनना है तो आपको किससे सलाह लेनी चाहिए? आपका सलाहकार कौन होना चाहिए? एक सफल व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि एक सफल क्राउन डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब कि हम जानते हैं कि मान लो कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर मान लो कि आपको एक अच्छे टीचर बनना है, तो एक अच्छे टीचर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा कलाकार बनना है, तो एक अच्छे कलाकार से आपको सलाह लेनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में गलती क्या करते हैं, वेस्टेज में बनना है क्राउन डायरेक्टर, लेकिन सलाह लेते हैं चाय वाले के पास। सबसे बड़ी वो गलती वही करते हैं। और उसको बोलते हैं कि भाई क्या बेसिक में अगर क्राउन बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वो क्या बताएगा आपको? वो तो आपको यही चीज़ बताएगा कि यार कहाँ फालतू में 5 साल यहाँ बिगाड़ते हैं। इससे अच्छा तो मेरे पास में भी तो चाय की लारी लगा दे, तू भी कमाऊँगा, मैं भी कमाऊँगा। तो कई बार हम गलत लोगों की सलाह लेते हैं दोस्तों, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस बिजनेस के अंदर अगर आपको मान लो कि डायमंड बनना है तो एक सफल डायमंड से आप सलाह लीजिए। अगर आपको क्राउन बनना है तो एक सफल क्राउन से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। अगर आपको मान लो कि डबल क्राउन बनना है तो एक सफल डबल क्राउन से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। अगर आपको डीयूसीडी बनना है तो एक सफल डीयूसीडी से सलाह लेनी पड़ेगी। तो इस बिजनेस के अंदर कभी ये गलती मत करना दोस्तों कि ऐसे लोगों की सलाह मत लेना कि जो वेस्टेज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं कि जो वेस्टेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं और जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों आज के बाद सफल लोगों की हमेशा सलाह लीजिए। दूसरी जो चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि स्टे क्लोज द सक्सेसफुल पीपल। अगर इस बिजनेस में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के नजदीक रहिए जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेस है। सफल लोगों के नजदीक रहिए, जैसे कि कहते हैं नहीं कि भाई अगर मान लो कि जैसे कि कहते हैं नहीं कि अगर मान लो कि हम जानते हैं कि अगर मान लो कि भाई लोहे की खदान से तो लोहा ही निकलेगा, लेकिन अगर उस लोहे के अगर पारस की अगर संगत मिल जाती है तो वही लोहा कुंदन बन जाता है। तो उसी तरह से अगर मान लो कि आपको अगर सफल बनना है तो आपको सफल लोगों की संगत करनी पड़ेगी। ये बिजनेस जो है संगत का, अगर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आप क्या बनने वाले हैं, आप इस बिजनेस के अंदर नहीं, ओवरऑल अगर आपको मैं बात करूं आप क्या बनने वाले हैं, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप आपके आसपास के रहने वाले 25 लोग कौन है। जैसे कि मान लो कि आपकी सोसाइटी के अंदर अगर मान लो कि आपकी सोसाइटी के अंदर अगर 30 से 40 लोगों का अगर फैमिली रहता है, समझ लो, और उन 30 से 40 लोगों के अंदर मान लो कि अगर 30 लोग शराबी रहते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि 21वें दिन भी आप दुनिया वही मानेगी आपकी शराबी है, यानी कि दुनिया वही मानेगी आपको कि आप भी शराबी बन गए। मतलब कि अगर आपको कहते हैं कि भाई स्वर्ण निकालना है तो जमीन की कई ऊंचाइयों तक जाना पड़ेगा तब जाके स्वर्ण निकलेगा, मतलब कि सोना निकलेगा। अगर स्वर्ण निकालना है तो जमीन की कई ऊंचाइयों तक जाना पड़ेगा तब जाके सोना निकलेगा। उसी तरह से अगर सफलता हासिल करनी है तो ऐसे कई लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा, कई ऐसे अपने दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा कि जो असफल है।
और सफल लोगों के नजदीक रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर मान लो कि आज आप जुआ अगर नहीं खेलते हैं, लेकिन अगर 10 दिन अगर आप किसी जुआरी के साथ अगर आप रह लेते हैं, तो दुनिया आपको 11वें दिन आपको जुआरी मान लेगी। अगर आप शराब नहीं पीते हैं मान लो, लेकिन अगर 20 दिन अगर आप किसी शराबी के साथ गुजार देते हैं, तो 21वें दिन दुनिया आपको शराबी मान लेगी। अगर मान लो आप सफल लोगों की संगत कर लेते हैं, अगर 20 दिन अगर आप सफल लोगों के साथ अगर गुजार लेते हैं, तो अगर आप सफल हो या ना हो, लेकिन 21वें दिन भी दुनिया आपको एक सफल लोगों में आपकी गिनती होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है, तो स्टे क्लोज द सक्सेसफुल पीपल। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए कि आपको अगर सफल होना है, तो सफल लोगों के नजदीक रहिए। जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में सफल हुए हैं या तो किसी और भी फील्ड में सफल हुए, उन लोगों के नजदीक रहिए, लेकिन ऐसे लोगों के नजदीक मत जाइए कि दुनिया हमको देख के हमारे ऊपर शक करे। तो ऐसे लोगों के नजदीक नहीं जाना है। तीसरी जो चीज होती है इस बिजनेस के अंदर, बिकम द कमिटेड योर टीम एंड द अपलाइन, यानी कि आपकी अपलाइन और आपके टीम के साथ कमिटेड बनिए। बहुत सारे लोग आते हैं, जब इसको कोई काम के बारे में कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो तब लोग क्या करते हैं, हमारे सामने कुछ किंतु परंतु होते हैं। जब कई बार हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं कि आप स्टेज पे जाइए, मीटिंग की शुरुआत करें, तब वो लोग अपने सामने किंतु परंतु करते हैं। यानी कि जो लोग अपने काम से और अपनी अपलाइन से और अपने डाउनलाइन से जो लोग कमिटेड नहीं बनते, वो लोग कभी इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते। अगर आपको अगर इस बिजनेस के अंदर अगर सफलता हासिल करनी है, तो आपको आपकी डाउनलाइन के साथ और आपकी अपलाइन के साथ आपको कमिटमेंट, मतलब कि कमिटेड बनना पड़ेगा। और कमिटमेंट कैसा चाहिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हनुमान जी जैसा कमिटमेंट बनाइए। आप सभी को पता होगा कि हनुमान जी की अपलाइन श्री राम थे और अर्जुन की अपलाइन श्री कृष्ण थे, लेकिन आप देखिए कि श्री कृष्ण और अर्जुन, श्री कृष्ण यानी कि अर्जुन की अपलाइन श्री कृष्ण थे। अर्जुन जब भी हनुमान जी को जब राम बोलते थे कि हनुमान जी ये काम करना है, तो हनुमान जी हर बार करते थे, बोले यस सर हो जाएगा। हनुमान जी को जब भी बोला गया कि लंका जलानी है, बोले यस सर हो जाएगा। हनुमान जी को जब भी ये बोला कि सर वन में जाना है, जड़ी बूटी ढूंढना है, बोले यस सर हो जाएगा। कभी हनुमान जी ने किसी भी बात के अंदर किंतु परंतु नहीं किया। राम की हर एक बात को हनुमान जी ने मानी, कभी उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया। लेकिन जब भी श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते थे कि अर्जुन तीर चला, तो अर्जुन बोलता था कि सर तीर तो चला लू, लेकिन अगर निशाना नहीं लगा तो। यानी कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की हर एक बात में किंतु परंतु किया। दोस्तों इसका नतीजा क्या निकला, हनुमान जी ने एक एक बात को उन्होंने कमिटमेंट के साथ राम के सामने रखी। यानी कि किसी भी बात के अंदर उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया, तो नतीजा ये निकला कि आज हनुमान जी के मंदिर राम से भी कहीं ज्यादा है। और श्री कृष्ण की एक भी बात अर्जुन ने नहीं मानी, तो वहां नतीजा ये निकला कि आज अर्जुन का एक भी मंदिर इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी आपका नाम अगर आपकी अपलाइन से भी ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो आपको भी बिजनेस के अंदर कमिटेड बनना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। किसी भी काम की जिम्मेदारी लेने के लिए पहले आप तैयार रहे। बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ जवाबदारी कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों मैं आपको एक बात बनाता, तो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी वो चीज है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है, दी नहीं जाती दोस्तों। और जो लोग अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां उठाते हैं, वही लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाते होते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी लेने वाले लोग कभी हारते नहीं है, लेकिन उस हार से सीखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को सीखते हैं। और अभिमन्यु ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी दोस्तों, अगर दुनिया में अगर हारना है तो हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। ये बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने, हारना है तो हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं कि भाई आप बिजनेस करो, तो कई लोग बोलते हैं कि डर से हम इस बिजनेस को नहीं कर पाते। यानी कि मतलब कि आज जो दुनिया जो है चूहे की रेस में भाग रही है। आज किसी को ये बोले कि अगर आपसे बिजनेस नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप बेसिक में कदम तो रखिए, तो बोले नहीं 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 नहीं, कोई बोले हम बेसिक तो नहीं करेंगे। मतलब कि आज दुनिया को आदत पड़ गई, वो चूहे की रेस में भागते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर चूहे की रेस में अगर भागोगे, अगर चूहे की रेस में अगर रेस जीत भी जाओगे, तो भी दुनिया आपको चूहा मानेगी। अगर भागना है तो शेर की रेस में भागो, हार भी जाओगे तो भी दुनिया आपको शेर मानेगी। तो दोस्तों कम से कम इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, तो अपनी अपलाइन के साथ कमिटेड बनिए, डाउनलाइन के साथ कमिटेड बनिए। अपलाइन की हर बात को फॉलो कीजिए। कई लोग आते हैं अपलाइन की बात को मानते नहीं है, अपलाइन को तो यूं ही समझते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बिजनेस के अंदर दुनिया के कई सारे अनुभव में आप आगे हो सकते
सकते हैं। चाहे आप एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के अनुभव में आप आगे हो सकते हैं। अगर आप एक टीचर है तो टीचर के अनुभव में आप आगे हो सकते हैं। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के अनुभव में आप आगे हो सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आपका कोई अपलाइन अगर अनपढ़ है, अगर इस बिजनेस के अंदर अगर आपका अपलाइन कोई अगर बुरा इंसान है, अगर इस बिजनेस के अंदर अगर आपका अपलाइन अगर कोई लेडीज है, अगर इस बिजनेस के अंदर आपका अपलाइन अगर कोई शराबी है, इस बिजनेस के अंदर अगर आपका अपलाइन अगर आपकी उम्र से भी अगर कम है, लेकिन वो आपका अपलाइन इसीलिए है ताकि वो नेटवर्क के एक्सपीरियंस में आपके 1% ज्यादा है। तो दोस्तों कभी भी अपलाइन की बात को इग्नोर मत कीजिए, कभी भी अपलाइन के साथ ऐसा व्यवहार मत बनाइए। वो अपलाइन कोई भी हो, मैं तो यही बोलता हूँ, चाहे हमारे से उम्र में भी कम हो। आज मेरी अपलाइन की अगर बात करूँ, मेरी अपलाइन मेरे से भी 3 साल उम्र में छोटी है, लेकिन कभी मैंने अपलाइन के बारे में कभी मैं गलत काम नहीं बोलता, कभी गलत शब्द में नहीं बोलता। तो हमेशा अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो अपलाइन को गुरु मान लीजिए। और दोस्तों अपलाइन के साथ अपना व्यवहार जो है बिल्कुल एकदम, हमारा जो व्यवहार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक चीज सिखाता है, ईमानदारी। और ईमानदारी जो एक ऐसी चीज है दोस्तों, आप इस बिजनेस के अंदर ईमानदारी को बहुत बड़ा हथियार बना सकते हैं। ईमानदारी आपके काम में नहीं दिखती, लेकिन दोस्तों आपके व्यवहार में दिखती है। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर शक नहीं करे। इसके बाद जो चौथी जो चीज होती है बिजनेस के अंदर, फॉलो द सिस्टम एंड द 7 यानी कि ये बिजनेस क्या करता है कि आप सिस्टम को फॉलो करें। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, मैं देखता हूँ कई बार यार जूम मीटिंग्स होती है तो कई लोग मीटिंग को सुनते हैं, मान लो कि सोते सोते सुन रहे हैं, कई लोग ऐसे कुर्सी में पैर को लंबा करके सुन रहे हैं, कई लोग मंडी में भी आ जाते हैं, कई लोगों के बाल बिखरे हुए होते हैं, कई लोगों की दाढ़ी बड़ी हुई होती है। वेस्टिज में नंबर वन बनना है तो वेस्टिज को नंबर वन पे आपको रखना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप वेस्टिज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कल आपकी प्रेजेंट आपको सूरत में होना चाहिए। कल के बाद अगर आप सूरत नहीं आओगे तो आपके बाद आपसे बात करना बंद कर देंगे दोस्तों। और उसी दिन मैंने सोचा अगर मुझे वेस्टिज में आगे बढ़ना है तो मुझे वेस्टिज को पहली प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और दोस्तों उसी दिन रात को 12 बजे मैं घर से निकल गया, सुबह में 8 बजे मैं सूरत पहुंचा, मैंने एनिवर्सरी प्रोग्राम अटेंड किया। और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मेरे अंदर ऐसी आग लगी दोस्तों काम करने की, और वो आग मुझे आज टाउन डायरेक्टर लेवल के ऊपर लाके रख दिया। अगर मान लो कि उस वक्त मैंने वेस्टिज को पहली प्राथमिकता अगर नहीं दी होती और मैं उस प्रसंग को अगर अटेंड करने चला जाता तो क्या पता आज मेरे घर में हर महीने 2 लाख रुपए आते, कोई पता नहीं। तो दोस्तों अगर आप वेस्टिज में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा पहली प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करने के लिए बहाने बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को वेस्टिज को पहली प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं, और वो इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आई डू नॉट हैव ए टाइम, मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है। अरे उन लोगों को मैं तो बोलता हूँ, जो लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, उन लोगों को मैं बोलता हूँ अरे दुनिया के सबसे गरीब इंसान वही है। क्योंकि मैंने तो एक बुक में पढ़ा था कि टाइम इज मनी, समय से पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से समय कभी नहीं बनाया जा सकता। अगर आपके पास समय है तो पैसा बनाओगे, अगर आपके पास पैसा है तो कभी समय नहीं बनाओगे। और जो लोग मुझे बोलते हैं कि आई डू नॉट हैव ए टाइम, मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है, मैं उन लोगों को एक सवाल करना चाहता हूँ, दोस्त समय आपके लिए अचीवमेंट है या समस्या है? अगर अचीवमेंट है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, अगर समस्या है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर आपके लिए समस्या है कि मेरे पास समय नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरे पास कल समय पैदा हो, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो समय को पैदा करता है, समय को बढ़ाता है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हम जानते हैं दोस्तों, एक जो कैट होती है ना, इसके अंदर 52 पत्ते होते हैं, यानी कि 52 पत्ते होते हैं। और 52 पत्ते होते हैं, सबको बराबर बांटे जाते हैं। कलाकार इंसान वही होता है जो 10 में से 8 बाजी जीत लेता है। वो कभी ये नहीं बोलता कि मेरे पास पत्ते कैसे आए, वो सिर्फ यही जानता है सारे पत्ते कैसे भी आए, उसको खेलना कैसे है वही जानता है सिर्फ। यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। बहुत सारे लोग 24 घंटे व्यस्त होते हुए भी आज नेटवर्क बिजनेस में थोड़ा थोड़ा वक्त देते हुए अपनी जिंदगी को बेस्ट बना लेते। वो कभी ये नहीं बोलते कि भगवान ने मुझे कितने घंटे दिए, वो सिर्फ यही जानते हैं कि मेरे पास जो बचा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि 24 घंटे सोते रहते हैं, उनके मुंह से तो एक ही शब्द निकलता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो मरने का ही टाइम नहीं है, तो उसको जिंदा क्यों है, वो इसका ही उसको पता नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करने के लिए बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों आज आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता है कि आप क्यों ऐसे शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपको टाइम की वैल्यू पता नहीं है, टाइम की कीमत आपको पता नहीं है। अरे उस इंसान को जाके पूछिए टाइम की कीमत क्या होती है, जिसको ऑक्सीजन के ऊपर रखा हुआ है। उस इंसान में कान में जाके बोलिए 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन हटा लू,
उसको बताएगा कि समय की वैल्यू क्या होती है। उस इंसान को जाके पूछिए कि जिसको मान लो कि फ्लाइट पकड़नी थी, 10 मिनट लेट वजह से उसकी फ्लाइट चली गई, उसको पूछे कि 10 मिनट की कीमत क्या होती है। उस इंसान को पूछिए कि एक बहुत बड़ी आज की उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी आई कि 5 लाख रुपया सैलरी मिलने वाली थी, वो इंटरव्यू देने के लिए निकल गया, कहीं ऐसे ट्रैफिक में फंस गया और इंटरव्यू जहाँ देना था वहां पहुंचने से पहले आने की 2 मिनट के लिए वो लेट पहुंच गया, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। उस इंसान को जाके पूछिए कि 2 मिनट की वैल्यू क्या होती है। अरे उस इंसान को जाके पूछिए कि जब गाड़ी लेके चलता था, जब एक सामने से गाड़ी आई, 1 सेकंड की वजह से उसको एक्सीडेंट होते हुए रह गया, उस इंसान को पूछिए कि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। आज आपके पास समय की वैल्यू नहीं है, इसीलिए इस मुंह से शब्द निकलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को अगर करना है, अगर मैं आपको उन लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर समय आपके लिए अचीवमेंट है तो इस बिजनेस को करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर समय आपके लिए समस्या है तो नेटवर्क के अलावा कोई रास्ता नहीं है समय को पैदा करने के लिए। बहुत सारे लोग ये बहाने बनाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। आई डू नॉट हैव ए मनी, मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए इस बिजनेस को मैं नहीं कर सकता। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसों की जरूरत पड़ती है। अरे दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, कि जहां आज पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए दोस्त, आज की तारीख में दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज आज जीरो हो गई। आज स्टील की इंडस्ट्री जीरो हो गई। आज रेलवे देखिए 100 करोड़ के घाटे में चल रही है प्रतिदिन। आज हवाई अड्डा देखिए, आज प्रतिदिन 500 करोड़ के घाटे में चल रहा है। आज दुनिया की कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है, आज पहले आने की पिछले 40 दिन से सारी इंडस्ट्रीज देखिए, कार की इंडस्ट्रीज देखिए, स्टील की इंडस्ट्रीज देखिए, कपड़ों की इंडस्ट्रीज देखिए, सारी इंडस्ट्रीज आज बंद पड़ी हुई है। मतलब कि सारा बिजनेस आज इन लोगों का जीरो हो गया। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली है दोस्तों, आज दुनिया के अंदर आज की तारीख में केवल दो ही इंडस्ट्री चल रही है, एक है एफएमसीजी और दूसरी है फार्मा। और आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा वेस्टेज बिजनेस उन्हीं दो सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आई डू नॉट हैव मनी, अगर आपके पास पैसा नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के करने के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। खाली अपने पास ड्रीम चाहिए, सपने चाहिए। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आपके पास सपने जिंदा है, तो यहाँ पैसों की कोई जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो कभी ऐसे बहाने मत बनाइए कि मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए मैं इस बिजनेस को नहीं। लेकिन खैर कई लोग आते हैं कि मेरा परिवार, माई फैमिली इज रेफ्यूजिंग, मेरा परिवार मुझे मना कर रहा है। अरे परिवार तो मना करेगा दोस्तों, क्यों टेंशन लेते हैं। अरे परिवार वाले तो वही लोग हैं जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं। अगर मान लो कि आपके परिवार वाले भी अगर आपके बिजनेस में आ गए, अगर आपका साला भी अगर आपके बिजनेस में आ गया, अगर आपका रिश्तेदार भी आपके बिजनेस में आ गया, अगर आपके अंकल भी आपके बिजनेस में आ गए, समझ लो अगर आपके मामा भी अगर आपके बिजनेस में आ गए, आपका जीजा भी अगर आपके बिजनेस में आ गए, आपकी बहन भी अगर आपके बिजनेस में आ गई, और अगर सभी लोग सफल हो जाएंगे तो आपकी खुशियां कौन मनाएगा। वो नहीं चाहते, अगर नहीं आते तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर वो लोग मना करेंगे तो अच्छी बात है। दोस्तों मैं आज बताता हूँ, आज ग्रुप की अगर बात करूँ, टीम साइज की बात करूँ, तो करीबन करीबन 30,000 लोगों की टीम हो चुकी है। उन 30,000 लोगों में से मेरा एक भी रिलेटिव आज बिजनेस के अंदर नहीं है, फिर भी आज मैं 2 लाख रुपया कमाता हूँ महीने। तो आप क्यों टेंशन लेते हैं। वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर परिवार वाले मना कर रहे हैं तो अच्छा है, ओके बेस्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं उन लोगों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग अगर ऐसे बहाने बनाते हैं कि मुझे मेरे परिवार वाले साथ नहीं दे रहे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, परिवार वालों की कोई जरूरत नहीं है बिजनेस में। आप अपना काम करते रहिए, परिवार वाले तो आपकी सफलता की खुशी मनाने के लिए खुशियां मनाएंगे। तो दोस्तों कभी ये बहाने मत बनाइए। फिर भी कई लोगों के पास ऐसे भी बहाने होते हैं कि माई फ्रेंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, यानी कि मेरे जो फ्रेंड्स है वो इस बिजनेस में मुझे साथ नहीं दे रहे। अरे वो भी तो कौन है, नहीं चाहिए हमें कोई दोस्त इस बिजनेस के अंदर। बहुत सारे मेरे दोस्त आज इस बिजनेस के अंदर नहीं है, लेकिन दोस्त वही लोग है जो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आग लगाएंगे। हमारे सपनों के अंदर आग लगाने वाले वो लोग हैं जो हमारे दोस्त। मैंने जब इस बिजनेस में मैं आया था तब मैंने कई बार, आज से करीबन लगभग 4 साल पहले, मैंने मेरे दोस्तों के सामने, मेरे स्टाफ के सामने मैंने ये बोला था कि मैं अगले 1 साल के अंदर अंदर इस बिजनेस से 12 लाख की गाड़ी लेने वाला हूँ और 70 से 80 लाख का मैं मकान बनाने वाला हूँ। ये बात मैंने जब बोली थी, कई लोगों ने बोला कि यार ये तो तेरी हैसियत है क्या, बोले 80 लाख रुपया मकान बनाने की। मैंने बोला बना के बताऊंगा एक बार, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बना के बताऊंगा एक बार।
और जब 6 महीने निकले, 7 महीने निकले, 8 महीने निकले तो बहुत सारे लोग मेरे के पूछने लगे कि भाई गाड़ी का क्या हुआ? मकान का क्या हुआ? मैं उनको यही बोलता था बनाऊँगा, लेकिन वो बार-बार मेरे को टॉन्ट मारते थे और मुझे पता था क्योंकि ये लोग वही है कि जो मेरे सपनों को आगे बढ़ने के लिए मुझे आग लगाते हैं। और मैंने कभी उन लोगों को ये नहीं बोला क्योंकि मैं हर बार खुश होता था, वो लोग जब भी ऐसी बात बोलते थे मैं खुश होता था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे आगे बढ़ने के लिए आग लगाने वाले लोग वही है। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि वो लोग भी बिज़नेस में आए। और दोस्तों अगर आपके दोस्त भी अगर आपको मना कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं ज़रूरत है हमें। ये बिज़नेस देखो आपको आगे भी अभी भी मैं बता देता हूँ, मेरे इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज 5,000 से लेकर एक डेढ़ लाख रुपया महीना कमाते हैं। करीबन-करीबन 50 से भी ज़्यादा लोग हैं जो आज 22,000 से लेकर डेढ़ लाख रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है, इन 50 लोगों में से कोई भी मेरा ना कोई मेरा अंगत दोस्त है, ना तो कोई मेरा रिलेटिव है। सब सारे से सारे अनजान लोग हैं, जिससे मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिससे मेरा कोई व्यवहार नहीं था पहले। जिन लोगों से मेरी कोई मतलब कि कोई संबंध नहीं था, ऐसे लोग जिनको मैं पहचानता ही नहीं था, ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों आज बिज़नेस में अगर आके दोस्त अगर मना कर रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आएँगे बोले हम सोच के बताएँगे। हाँ, सोचने वाले तो सोचते ही रहते हैं, वो तो कभी नहीं कर पाते। एक बार आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक लड़का था एक लड़की को देखने गया। जब वो लड़की को देखने गया तो लड़की के पिताजी ने बोला कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? तो उसने सारे मार्कशीट बताई, सब कुछ ये बताया और जब लड़के के पिताजी ने भी लड़की के बारे में पूछा कि भाई आपकी बच्ची कितनी पढ़ी हुई है? तो उन्होंने भी सारे कुछ एजुकेशन के बारे में बताया, सब कुछ सारी चीज़ें बताई। और बोला कि अब क्या आपकी सोच है भाई आपका लड़का लड़की को अगर पसंद है तो शादी का फाइनल कर दे? तो लड़के ने बोला कि कोई बात नहीं अभी थोड़ा मैं सोच के बताऊँगा। तो लड़की ने बोला कोई बात नहीं सोच के बताना। अब देखिए दोस्तों सोच में इतना टाइम निकल गया है दोस्तों, तो एक बार क्या हुआ कि बाहर एक सब्जी वाला आया, बोले आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो। तो उस वक़्त जब एक सब्जी बेचने वाला आया तो एक इंसान वहाँ से उतरा और वो सब्जी लेने के लिए गया तो वहाँ क्या हुआ तो वो जो हाथ लारी वाला था वहाँ से एक-एक सब्जी को ऐसे ले-लेके ऐसे घूर-घूर के देख रहा था। जैसे आलू को ऐसे गोल-गोल घुमा के हुए देख रहा था, जैसे फूले और गोभी को ऐसे घुमा के हुए देख रहा था। और इतने में ही एक लेडीज़ भी वहाँ सब्जी लेने के लिए आई और वो लेडीज़ ने आके फटाफट अपनी सब्जी ले ली। लेकिन जब लेडीज़ सब्जी ले रही थी तब उस लेडीज़ की नज़र उस इंसान के ऊपर पड़ी और उस लेडीज़ को लगा कि ये तो वही इंसान है कि आज से लगभग करीबन 15 साल पहले मेरे को देखने के लिए आया। तो लेडीज़ ने उस साग भाजी की जो हाथ लारी वाला जो बंदा लेके आया था, जो व्यापारी उसको बोला कि ये कुछ लेने वाला नहीं है। बोले ये कुछ लेने वाला नहीं है, आप इसको भगा दो यहाँ से। तो उस बंदे ने बोला कि मैडम आपको कैसे पता कि ये कुछ नहीं लेगा? बोले ये सब कुछ चेक ही कर रहा है, ये देखो अभी मैं 5 मिनट से देख रही हूँ, आलू को चेक कर रहा है, गोभी को चेक कर रहा है। अरे साग भाजी में क्या चेक करना है? सब्जी में क्या चेक करना है? तो उस हाथ लारी वाले ने उस मैडम से पूछा, आपको कैसे पता चला कि वो नहीं लेगा? तो मैडम ने बताया कि आज से 15 साल पहले, आज से करीबन 16, 17, 18 साल पहले ये लड़का मुझे देखने आया था। और उसके पिताजी ने सब कुछ मेरे से जो भी प्रोफाइल था वो मैंने बताया था उसके पिताजी के सामने मैं इतनी पढ़ी हूँ, मेरा एजुकेशन है, मेरा बैकग्राउंड है। जब मेरे पिताजी ने उनके पिताजी को पूछा कि अब आपकी क्या सोच है, आपके लड़के की क्या सोच है? तो उसने बोला कि मैं सोच के बताऊँगा और उस लड़की ने बोला कि आज मेरे बच्चे स्कूल में जाने लग गए, ये अभी तक भी सोच रहा है, मतलब कि अभी तक भी उसकी शादी नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे आएँगे दोस्तों सोच के बताएँगे लेकिन वो कुछ करने वाले नहीं है। आज मैं भी इस बिज़नेस में जब स्टार्ट किया था आज से साढ़े 4 साल पहले, तो बहुत सारे लोग आए थे, मैं बहुत सारे लोगों के पास गया था कि भाई ये बिज़नेस कर लो, बोले सोच के बताएँगे, वो लोग अभी भी सोच रहे हैं। मैं गाड़ी ले आया तभी भी वो सोच रहे हैं, मैं दूसरी गाड़ी लाया तभी भी वो सोच रहे हैं, मैंने मकान बनाया तभी भी वो लोग सोच रहे हैं। आज मैं 2 बार फॉरेन ट्रिप करके आया तभी भी अभी भी वो सोच रहे हैं। मैंने उनको ये भी बोला कि आने वाले समय में मेरा चेक एक समय ऐसा आएगा 1 करोड़ से भी ज़्यादा जाएगा, तो वो लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, हम तो वैसे ही अभी भी सोच रहे हैं।